हेलो स्टूडेंट, आज हम डिस्कस करेंगे क्लास 9th का 5th चैप्टर दैट इज़ द सेल। इसका हमारा दूसरा लेक्चर है। पहले लेक्चर में हमने क्या बताया था? पहले लेक्चर में आपको हमने इंट्रोडक्शन दिया था सेल के बारे में। दैट इज़ हमारे चैप्टर का नाम है द फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ। ठीक है, जीवन की मौलिक इकाई। तो पहले लेक्चर में हमने उसके बारे में बेसिक इंट्रोडक्शन दिया था, साइंटिस्ट का नाम बताया था हमने सारे उसमें, और सेल्स के बारे में बताया था। इस लेक्चर में हम लोग उससे आगे कंटिन्यू करेंगे। ये हमारा दूसरा लेक्चर है। तो होगा क्या, इस लेक्चर में हम डिस्कस क्या करने वाले हैं? इस लेक्चर में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं पार्ट्स ऑफ सेल। ठीक, पार्ट्स ऑफ सेल यानी हमारे पास में कोशिकाओं के भाग के बारे में हम लोग, या कोशिकाओं के कितने भाग होते हैं, कौन कौन से पार्ट्स होते हैं कोशिका के, उसके बारे में हम लोग इसको डिस्कस करेंगे। तो जैसा कि हम लोग जो रॉबर्ट हुक ने सेल देखा था, हमने आपको इस तरीके का कुछ फिगर बना के दिखाया हुआ था कि रॉबर्ट हुक ने जो सेल देखा था वो कुछ इस तरीके का दिख रहा था हमारे पास में माइक्रोस्कोप में। ठीक, तो अब इसी के बारे में हम लोग एक सिंगल सेल के कितने पार्ट्स होते हैं, आखिर ये जो सेल है ये किन किन चीज़ों से मिलकर बना हुआ होता है, इसी के बारे में हम लोग इस लेक्चर में डिस्कस करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं हम अपना लेक्चर। तो देखिए, कोई भी सेल होगा, कोई भी सेल है एक हमारे पास में, उसके बेसिक 3 पार्ट्स हुआ करते हैं। कितने पार्ट्स होते हैं? 3 पार्ट्स। तो सर कौन कौन सा पार्ट हुआ करता है सेल का? तो इसी के बारे में आज हम लोग पूरा हमारा ये लेक्चर कंप्लीट होगा। तो पार्ट्स ऑफ सेल में हम लोग सबसे पहले 3 पार्ट्स हैं हमारे पास में सेल्स के। पहला पार्ट है हमारे पास में प्लाज्मा मेम्ब्रेन। क्या? प्लाज्मा मेम्ब्रेन, या इसी को हम लोग बोलते हैं सेल मेम्ब्रेन। ठीक है, 3 पार्ट्स में फर्स्ट पार्ट हमारा क्या है? प्लाज्मा मेम्ब्रेन या सेल मेम्ब्रेन। हिंदी में इसको हम लोग क्या बोलते हैं? कोशिका झिल्ली। इसको आप लोग कोशिका झिल्ली भी बोल सकते हो या प्लाज्मा झिल्ली भी बोल सकते हो। तो ये हमारे पास में फर्स्ट पार्ट है सेल का। दूसरा जो हमारे पास में सेल का पार्ट हुआ करता है, वो दूसरा पार्ट है हमारे पास में क्या? न्यूक्लियस। न्यूक्लियस हमारे पास में सेल का दूसरा पार्ट है, इसको हम लोग बोलते हैं केंद्रक। और तीसरा पार्ट है हमारे पास में सेल का, वो है हमारे पास में साइटोप्लाज्म। क्या? साइटोप्लाज्म। इसको हम लोग हिंदी में बोलते हैं कोशिका द्रव्य, या इसी को आप बोल सकते हैं जीव द्रव्य। ठीक है, जीव द्रव्य। तो ये 3 पार्ट हुआ करते हैं। जैसे एक हमारे पास में एक मान लीजिए प्लांट सेल है हमारे पास में, या हम ये एनिमल सेल भी ले सकते हैं। तो अगर हम एनिमल सेल की बात करें या किसी भी सेल की बात करें, तो जो सेल के पार्ट्स हुआ करते हैं वो 3 ही हुआ करता है। एक प्लाज्मा मेम्ब्रेन। प्लाज्मा मेम्ब्रेन इसमें कहाँ पे है? ये हमारे पास में, ये फर्स्ट पार्ट है हमारा प्लाज्मा मेम्ब्रेन, जो कि सेल का आउटर कवरिंग बनाता है। सबसे सेल की जो बाहरी लेयर होती है उसी को हम लोग बोलते हैं प्लाज्मा मेम्ब्रेन या कोशिका झिल्ली। दूसरी चीज़ हमारे पास में क्या है? दूसरी हमारे पास में है न्यूक्लियस। न्यूक्लियस कहाँ पे है? ये सेल के जो सेंटर में आपको दिखाई दे रहा है, सेल के एकदम बीचों बीच आपको दिखाई दे रहा होगा ये गोल सा पार्ट, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं? न्यूक्लियस। और ये सेल का ब्रेन कह सकते हो इसको। जैसे हमारे अंदर हमारा ब्रेन होता है, पूरे हमारे बॉडी को कंट्रोल करता है, इस तरीके से ये सेल के अंदर न्यूक्लियस होता है जो कि पूरे सेल को कंट्रोल किया करता है। इसके बारे में और डिटेल में आगे देखेंगे। और तीसरा पार्ट ये जो लिक्विड मटेरियल इसमें भरा हुआ है, यानी केंद्रक, न्यूक्लियस और सेल मेम्ब्रेन या प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बीच में जो जेली जैसा ये मटेरियल भरा हुआ है, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं? जीव द्रव्य या साइटोप्लाज्म। तो ये बेसिक 3 पार्ट हुआ करते हैं, इन्हीं के बारे में आज हम लोग डिस्कस करेंगे। ठीक है, फर्स्ट पार्ट हमारे पास में प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, तो आज हम लोग डिस्कस करेंगे प्लाज्मा मेम्ब्रेन या सेल मेम्ब्रेन के बारे में। ये दोनों पार्ट्स हम लोग अपने नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं हम लोग प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बारे में, यानी कोशिका झिल्ली क्या होती है। तो हमने आपको पहले ही सेल्स में बता दिया कि ये जो आउटर कवरिंग है, ठीक है, इसके बारे में हम यहाँ पे लिखते हैं, इट इज़ द आउटर मोस्ट पार्ट ऑफ सेल। क्या होता है? सेल का सबसे बाहरी भाग होता है, यानी ये सेल का बाहरी आवरण बनाता है, एक आप देख सकते हैं यहाँ पे। और दूसरी चीज़ इसके बारे में ये है कि ये प्रोटीन और लिपिड की बनी होती है। इट इज़ मेड अप ऑफ प्रोटीन प्लस लिपिड। किन चीज़ों से मिलकर बना होता है? ये जो हमारे पास में कोशिका झिल्ली हुआ करती है, ये प्रोटीन और लिपिड से मिलकर बनी होती है। और क्या इसके बारे में जानकारी है सर? तो जब ये आउटर मोस्ट कवरिंग है, मान लीजिए ये हमारे पास में हमारी स्किन की सेल है, तो स्किन के सेल में हम क्या कर सकते हैं कि ये इन्वायरमेंट से, इसके बाहर क्या है? सेल के बाहर इन्वायरमेंट है इधर की साइड,
ये इन्वायरमेंट और सेल के बीच में एक हमारे पास में क्या मेम्ब्रेन या कह सकते हो एक हमारे पास में इसको दीवार की तरह काम कर रहा है, जो कि हमारे एटमॉस्फेयर को यानी वातावरण को और सेल के अंदर जो साइटोप्लाज्म है उसको अलग कर रहा है। ठीक है, तो ये बीच में हमारे पास में एक आवरण की तरह कार्य कर रहा है। तो अगर मान लीजिए ये सेल है हमारे पास में, सिंगल सेल है, ध्यान दीजिएगा, अगर ये सेल है, इस सेल को बाहर से कोई चीज़ अंदर चाहिए या इस सेल से किसी चीज़ को बाहर भेजना है सेल के अंदर से, तो इससे होकर उसको गुजरना पड़ेगा। किससे? सेल मेम्ब्रेन से। तो इसीलिए इस सेल मेम्ब्रेन को हम लोग एक और नाम दे दिया करते हैं कि सेल मेम्ब्रेन जो हमारे पास में होता है इसको बोलते हैं हम लोग सेमी परमेबल मेम्ब्रेन। क्या? सेमी परमेबल मेम्ब्रेन, या इसी का एक और दूसरा नाम होता है सेमी परमेबल मेम्ब्रेन को ही हम लोग बोलते हैं सेलेक्टिव परमेबल मेम्ब्रेन। ठीक है, नाम आपको याद रखना है सारे के सारे। देखिए, एक सिंगल हमारे पास में प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, इसके कितने सारे नाम हैं। प्लाज्मा मेम्ब्रेन को हम सेल मेम्ब्रेन भी बोलते हैं, और ये सेल मेम्ब्रेन जो होती है हमारे पास में सेमी परमेबल मेम्ब्रेन के नाम से जानी जाती है या सेलेक्टिव परमेबल मेम्ब्रेन के नाम से जानी जाती है। सेमी परमेबल मेम्ब्रेन का मतलब होता है अर्ध पारगम्य झिल्ली। क्या? अर्ध पारगम्य झिल्ली। ठीक है, और सेलेक्टिव परमेबल मेम्ब्रेन का मतलब होता है चयनात्मक पारगम्य झिल्ली। ठीक है, चयनात्मक पारगम्य झिल्ली। तो ये दोनों चीज़ें क्या हैं इसके बारे में हम लोग डिस्कस करते हैं। तो अर्ध पारगम्य झिल्ली क्या होती है, सबसे पहले इसको समझते हैं। सेमी परमेबल मेम्ब्रेन का मतलब हुआ करता है जैसे कोई एक ऐसी मेम्ब्रेन जिससे होकर, अगर मान लीजिए ये हमारे पास में सेल की मेम्ब्रेन है, ठीक, कोई भी मेम्ब्रेन हो सकती है, सेल की मेम्ब्रेन हमारे पास में सेमी परमेबल है। मान लीजिए एक मेम्ब्रेन है, इस मेम्ब्रेन से होकर अगर इस मेम्ब्रेन को हम किसी सॉल्यूशन से अलग कर दें, मान लीजिए इस साइड क्या है, सॉल्यूशन है, कोई एक विलयन है इस साइड सेल के बाहर, तो होगा क्या कि सेल के बाहर से अगर कोई सॉल्यूशन है, तो हम जानते हैं सॉल्यूशन किन चीज़ों से मिलकर बना होता है, सॉल्वेंट से और सॉल्यूट से। हिंदी मीडियम वाले थोड़ा ध्यान देंगे, जो विलयन होता है हमारे पास में किसी भी चीज़ का विलयन, वो दो चीज़ों से मिलकर बना होता है। एक को हम लोग बोलते हैं विलायक और दूसरा होता है हमारे पास में विलेय। इसके बारे में आप और अच्छे तरीके से क्लास 6-7 में पढ़े होंगे। तो विलायक और विलेय दो चीज़ों से कोई भी सॉल्यूशन बना होता है। जैसे हम लोग शुगर का सॉल्यूशन लेते हैं, चीनी का शरबत लेते हैं, तो उसमें क्या होगा, चीनी हमारे पास में क्या है, विलेय है, और पानी जो होगा हमारे पास में क्या होगा, विलायक है। तो अगर इस चीनी और पानी यानी शरबत को हम लोग एक मेम्ब्रेन से, मान लीजिए इस मेम्ब्रेन से अलग कर देते हैं, और इस मेम्ब्रेन से केवल इस साइड हमारे पास में क्या जा पाए, पानी ही जा सके, चीनी नहीं जा सकती। ठीक है, चीनी नहीं जा सकती, पानी जा सकती है। तो पानी क्या है हमारे पास में, सॉल्वेंट। तो ऐसी मेम्ब्रेन जिससे होकर केवल सॉल्वेंट मटेरियल ही, या कह सकते हो सॉल्वेंट पार्ट ही, किसी सॉल्यूशन का सॉल्वेंट पार्ट ही पार कर सकता है जिस मेम्ब्रेन को, उस मेम्ब्रेन को हम लोग बोलते हैं सेमी परमेबल मेम्ब्रेन। सॉल्यूट पार्टिकल इससे होके नहीं जा सकता। तो पहली बात आपको समझ में आई होगी कि सेमी परमेबल मेम्ब्रेन होता क्या है। हम फिर से आपको एक बार बताते हैं कि ऐसी मेम्ब्रेन जिससे होकर सॉल्यूशन का केवल सॉल्वेंट पार्ट, ठीक है, यानी विलायक वाला भाग ही इस मेम्ब्रेन से होकर इसके आर पार जा सकता है, ऐसी मेम्ब्रेन को हम लोग बोलते हैं सेमी परमेबल मेम्ब्रेन। ठीक, तो यानी जो हमारी प्लाज्मा मेम्ब्रेन है वो सेमी परमेबल मेम्ब्रेन है। दूसरी चीज़ हमने आपको बताया कि इसको हम लोग सेलेक्टिव परमेबल मेम्ब्रेन भी बोलते हैं। तो आखिर सेलेक्टिव परमेबल मेम्ब्रेन का मतलब क्या है? सेलेक्टिव परमेबल मेम्ब्रेन का मतलब होता है चयनात्मक, यानी ये जो मेम्ब्रेन है ये चीज़ों का चयन करती है। चयन का मतलब होता है कि ये किसी चुने हुए पदार्थ को ही, ठीक है, सेलेक्टेड मटेरियल को ही इस सेल से बाहर जाने देगी या सेल के अंदर आने देगी। ठीक है, सभी चीज़ें इससे होकर अंदर या बाहर नहीं जा सकती हैं। जैसे अगर हमको इससे, मान लीजिए हम इससे ऑक्सीजन को अंदर लेना चाहते हैं, तो ऑक्सीजन सेल के लिए इसेंशियल है, ज़रूरी है, इसलिए ऑक्सीजन को तो ये आने देगा। लेकिन कोई मान लीजिए टॉक्सिक मटेरियल है, कोई जहरीला पदार्थ है, इस सेल को हम लोग किसी जहरीले पदार्थ के अंदर डाल दें, तो क्या एक टॉक्सिक मटेरियल इसके अंदर चला जाएगा? तो ये इसको नहीं जाने देगा,
क्योंकि टॉक्सिक मटेरियल जो होता है वो क्या करेगा, सेल को हार्म पहुंचाएगा, नुकसान पहुंचाएगा। इसलिए ये सेलेक्ट करता है कि किस चीज़ को सेल के अंदर आना चाहिए, क्या वो सेल के अंदर आने से सेल को कोई नुकसान तो नहीं पहुंचेगा। अगर सेल को कोई नुकसान पहुंचता है तो वो उस मटेरियल को सेल के अंदर नहीं आने देगा। तो आपको क्लियर हुआ होगा कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन को हम सेमी परमेबल मेम्ब्रेन और सेलेक्टिव परमेबल मेम्ब्रेन क्यों बोलते हैं। दोनों चीज़ें हमने बताया। अब नेक्स्ट चलते हैं, इसके और भी हमारे पास में क्या क्या कार्य हैं। तो देखिए, सेल मेम्ब्रेन या प्लाज्मा मेम्ब्रेन का जो कार्य होता है वो कार्य क्या है कि हमने अभी बताया कि जो बाहरी मटेरियल हैं उसके सेल के अंदर आएंगे या सेल के अंदर से कुछ मटेरियल क्या होंगे, बाहर की तरफ जाएंगे। ओके, तो ये देखिए जैसे किन किन चीज़ों का हम लोग सेल के अंदर या बाहर आवागमन करते हैं, इसको फिर से हम इरेज करते हैं और आपको बताते हैं। ठीक, मान लीजिए हमारे पास में सेल को किस किस चीज़ की आवश्यकता हो सकती है। सेल को ऑक्सीजन चाहिए, सेल को कार्बन डाइऑक्साइड चाहिए, सेल को वाटर चाहिए। तो ये सारी चीज़ें जो होंगी इसी मेम्ब्रेन से होके जाएंगी सेल के अंदर। मान लीजिए ये सेल है और सेल के अंदर क्या जाना है, ऑक्सीजन। तो ऑक्सीजन किससे होके जाएगा, इसी मेम्ब्रेन से, प्लाज्मा मेम्ब्रेन से। कार्बन डाइऑक्साइड मान लीजिए इस अगर सेल को आवश्यक है तो कार्बन डाइऑक्साइड भी इसी से होके जाएगा, या कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकालना हो तो वो भी इसी से जाएगा। वाटर की ज़रूरत है यानी H2O की, तो भी इसी मेम्ब्रेन से होकर जाएगा। तो अब आखिर ये मेम्ब्रेन इन सारी चीज़ों को किस तरीके से अंदर करेगी। तो ये दो हमारे पास में अलग अलग प्रकार हैं जिनके द्वारा कोशिका झिल्ली हमारे पास में चीज़ों को अंदर या बाहर करती है। पहला हमारे पास में प्रोसेस है डिफ्यूजन के द्वारा, क्या है, डिफ्यूजन। और दूसरा ऑस्मोसिस। डिफ्यूजन क्या होता है, इसको हम लोग बोलते हैं हिंदी में विसरण, और ऑस्मोसिस का मतलब होता है परासरण। अब सबसे पहले आप डिफ्यूजन और ऑस्मोसिस को समझ लीजिए, तब हम आगे आपको बातों को बताएंगे। तो देखिए डिफ्यूजन क्या होता है। डिफ्यूजन होता है किसी भी मटेरियल का, ठीक है, किसी भी मटेरियल का हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन की तरफ अपने आप जाना डिफ्यूजन कहलाता है। ठीक है, हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन की तरफ अपने आप किसी भी मटेरियल का मूवमेंट डिफ्यूजन कहलाता है। फॉर एग्जांपल, जैसे हाई कंसंट्रेशन और लो कंसंट्रेशन सबसे पहले समझिए, यानी उच्च सांद्रता और निम्न सांद्रता, ये दोनों क्या है। देखिए उच्च सांद्रता हम किसको बोलते हैं, जैसे मान लीजिए हमारे पास में कोई मटेरियल कहीं पे बहुत अधिक है, मान लो ये हमारे पास में क्या है, कोई गैस है। गैस कौन सी, मान लो ऑक्सीजन गैस है। ऑक्सीजन गैस मान लो ये बहुत यहाँ पे बहुत ज़्यादा, ये एक रूम है, ऑक्सीजन गैस यहाँ पे बहुत ज़्यादा है और यहाँ पे ऑक्सीजन गैस बहुत कम है। तो होगा क्या कि ये ऑक्सीजन गैस जहाँ पे इसकी कंसंट्रेशन ज़्यादा है, यानी जहाँ पे इसकी मात्रा ज़्यादा है, वहाँ से कम की तरफ अपने आप क्या करेगा, मूव करने लगेगा। इस प्रोसेस को हम लोग बोलते हैं डिफ्यूजन। और यहाँ पे कोई भी एनर्जी खर्च नहीं होगी, हमको बाहर से ऊर्जा लगाने की आवश्यकता नहीं है इसको यहाँ से लाने में, अपने आप ये ट्रांसफ़र हो जाएगा यहाँ से यहाँ। इसी प्रोसेस को हम लोग बोलते हैं डिफ्यूजन। और डिफ्यूजन ज़्यादातर किस में होता है, गैसों में हुआ करता है। आपको और एक एग्जाम्पल बताते हैं, जैसे सेंट की बोतल हुआ करती है, ठीक है, मान लो इस सेंट की बोतल है, इसके अंदर सेंट भरा हुआ है पूरा, ठीक है, परफ्यूम एक हमारे पास में बॉटल है, इसके अंदर परफ्यूम भरा हुआ है। जैसे ही हम इसको ओपन करेंगे तो क्या होगा, ये हमारे पास में मान लो रूम है, तो रूम के अंदर क्या होगा, यहाँ पे परफ्यूम की कंसंट्रेशन क्या है, बहुत ज़्यादा है, किसमें, इस बॉटल के अंदर। और कमरे में कंसंट्रेशन क्या है, एकदम लो है, कमरे में जरा भी परफ्यूम नहीं है। जैसे हम इसको ओपन करेंगे तो कंसंट्रेशन कहाँ पे, यहाँ पे हाई है, यानी यहाँ पे उच्च है, और कमरे में क्या है, निम्न है। तो ये उच्च सांद्रता से निम्न सांद्रता की ओर अपने आप परफ्यूम को ओपन करते ही पूरे कमरे में आपको परफ्यूम की महक आने लगेगी। इसको क्या बोलते हैं हम लोग, इसी को हम लोग बोलते हैं डिफ्यूजन। या और एग्जांपल ले सकते हैं, एक हम बाल्टी ले लें, बाल्टी में पानी रख लें और इसमें एक बूंद इंक डाल दें। तो जैसे ही आप एक बूंद इंक इसमें डालेंगे तो ये क्या होगा, इंक चारों तरफ इसमें फैलना प्रारंभ हो जाएगा। क्यों, क्योंकि इंक की जो बूंद है वहाँ पे तो उसकी कंसंट्रेशन बहुत ज़्यादा है, लेकिन पानी में उसकी कंसंट्रेशन बिल्कुल लो है या फिर नहीं है, तो वो क्या होगी, हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन में जाना प्रारंभ कर देगी। और ये प्रोसेस तब तक चलती रहेगी जब तक कि कंसंट्रेशन सब जगह पे इक्वल न हो जाए। ठीक, जैसे एक रूम है हमारे पास में, दो अलग अलग रूम हैं, यहाँ अगर 6 ऑक्सीजन के मालिक्यूल हैं और यहाँ पे 2 ऑक्सीजन के मालिक्यूल हैं, तो 6 से 2 की तरफ जाएगा, पहले एक मालिक्यूल जाएगा तो क्या होगा, यहाँ पे 5 यहाँ पे
यहाँ पे 5, यहाँ पे 3, फिर एक मालिक्यूल जाएगा तो यहाँ पे 4 और यहाँ पे 4। अब दोनों साइड इक्वल हो गए मालिक्यूल, तो अब डिफ्यूजन की प्रोसेस यहाँ पे क्या हो जाएगी, हमको कुछ चेंज हमको देखने को नहीं मिलेगा यहाँ पे। ठीक, तो तब तक ये डिफ्यूजन होता रहता है जब तक कि वहाँ पे दोनों तरफ की कंसंट्रेशन क्या हो जाए, इक्वल न हो जाए। तो ये हमारे पास में डिफ्यूजन था। और ऑस्मोसिस क्या होता है, ऑस्मोसिस डिफ्यूजन का ही एक हमारे पास में स्पेशल केस हुआ करता है। परासरण जो होता है वो डिफ्यूजन का ही एक स्पेशल केस है, जिसमें क्या होता है, जैसे ऑस्मोसिस होती है डिफ्यूजन होता है तो क्या होता है, उच्च सांद्रता से निम्न सांद्रता की ओर पदार्थों का स्वतः गमन होता रहता है। तो परासरण में क्या होता है, परासरण में भी सेम यही प्रोसेस होती है, उच्च सांद्रता से निम्न सांद्रता की ओर जो हमारे पास में कई पदार्थ होते हैं वो ऑटोमेटिक क्या होंगे, मूव होंगे। लेकिन यहाँ पे एक हमारे पास में क्या होगा, एक कंडीशन होनी चाहिए कि ऑस्मोसिस में एक सेमी परमेबल मेम्ब्रेन का होना अनिवार्य हुआ करता है। यानी जब तक कोई सेमी परमेबल मेम्ब्रेन से, मान लो ये कोई हमारे पास में कंसंट्रेशन है, ठीक है, मान लीजिए इधर वाटर है H2O, इधर कंसंट्रेशन वाटर की बहुत ज़्यादा है और इधर कंसंट्रेशन H2O की क्या है, लो है। यहाँ पे हाई है और यहाँ पे लो है, तो वाटर ऑटोमेटिक नहीं जाएगा। जैसे एक मान लो हम लोग क्या कर लें, ये मान लो बकेट है एक, तो इसमें क्या कर लें हम, हाफ जो है इसका, इधर वाटर बहुत ज़्यादा है और इस साइड वाटर बहुत कम है, तो क्या ऑटोमेटिक ये यहाँ से यहाँ चला जाएगा, नहीं, इस तरीके से नहीं होगा। यहाँ पे एक सेमी परमेबल मेम्ब्रेन होनी चाहिए, सेमी परमेबल मेम्ब्रेन यानी अर्ध पारगम्य झिल्ली, जैसे कि हमारी कोशिका झिल्ली हुआ करती है, अभी हमने आपको बताया। तो होगा क्या यहाँ पे कि ये जो सेमी परमेबल मेम्ब्रेन है, इससे होकर वाटर मॉलिक्यूल जो जल के अणु है वो उच्च सांद्रता से निम्न सांद्रता की ओर ऑटोमेटिक जाना प्रारंभ कर देंगे। ठीक है, और कब तक जाएंगे, तब तक जाएंगे जब तक दोनों तरफ की सांद्रता बराबर न हो जाए। ठीक है, तब तक ये इस तरफ से इस तरफ तक मूव करते रहेंगे जब तक दोनों तरफ के जल की सांद्रता बराबर न हो जाए। तो इसी प्रोसेस को हम लोग बोलते हैं ऑस्मोसिस। तो परासरण विसरण किस में होता है, ये ज़्यादातर गैस में हुआ करता है। ठीक है, गैसों में होता है। और परासरण किस में होता है, ये जल में होता है। और दोनों में डिफरेंस क्या है, ये विसरण हमारे पास में जो विसरण है यानी डिफ्यूजन है, उसके लिए किसी सेमी परमेबल मेम्ब्रेन की आवश्यकता नहीं होती है, जबकि ऑस्मोसिस के लिए सेमी परमेबल मेम्ब्रेन का होना आवश्यक हुआ करता है। और सेमी परमेबल मेम्ब्रेन से केवल वाटर मॉलिक्यूल ही मूवमेंट एक तरफ से दूसरे तरफ जा सकते हैं, इसको हमने पहले ही बताया, यानी सॉल्वेंट पार्टिकल ही केवल एक तरफ से दूसरी तरफ तक मूव करते हैं। तो दोनों में होता है बस यही कि इसमें ऑस्मोसिस में वाटर मॉलिक्यूल का हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन की ओर मूवमेंट होता है, और डिफ्यूजन में किसी भी मॉलिक्यूल का कुछ भी हो सकता है। ठीक, अब आगे बढ़ते हैं। दोनों चीज़ें आपको समझ में आई होंगी। अब देखिए एक चीज़ और, अब डिफ्यूजन में क्या होता है, जैसे गैसें हैं, ऑक्सीजन है, तो ऑक्सीजन क्या चाहिए, मान लो ये सेल है, ये हम एक अलग से सेल बनाते हैं, इसको थोड़ा सा इरेज कर देते हैं और अच्छी तरीके से इधर। ठीक, मान लीजिए एक हमारे पास में कोई सेल है, ये सेल है, इस सेल में मान लीजिए इस सेल में ऑक्सीजन की कमी हो गई, ऑक्सीजन क्या है यहाँ पे नहीं है या कम है, मान लीजिए ऑक्सीजन के 2 मॉलिक्यूल, यहाँ 3 मॉलिक्यूल है। तो होगा क्या, जब इस सेल में ऑक्सीजन कम है और मान लो इन्वायरमेंट में ऑक्सीजन बहुत ज़्यादा है, तो होगा क्या, यहाँ पे डिफ्यूजन होना स्टार्ट हो जाएगा, डिफ्यूजन की प्रोसेस स्टार्ट हो जाएगी। यानी सेल के सराउंडिंग में तो ऑक्सीजन बहुत ज़्यादा है, लेकिन सेल के अंदर ऑक्सीजन कम है, तो हमने अभी बताया था डिफ्यूजन होगा, विसरण होगा, ज़्यादा जहाँ पे ज़्यादा मॉलिक्यूल्स होंगे वहाँ से कम मॉलिक्यूल्स की ओर मूवमेंट हो जाएगा, और सेल के अंदर हमारे पास में ऑक्सीजन क्या हो जाएगी, इंटर हो जाएगी। इस तरीके से जब श्वसन प्रक्रिया हो जाएगी, हमारे पास में कंप्लीट हो जाएगी श्वसन, तो क्या होगा, तो सेल के अंदर हमारे पास हम जानते हैं कि श्वसन के बाद कार्बन डाइऑक्साइड का फॉर्मेशन होता है, और वो कार्बन डाइऑक्साइड यानी CO2 जो होगी वो सेल के अंदर ज़्यादा हो जाएगी। और मान लीजिए उस समय इन्वायरमेंट में हमारे पास में CO2 थोड़ा सा कम है, तो क्या होगा, सेल के अंदर से कार्बन डाइऑक्साइड बाहर की तरफ जाने लगेगा। ठीक, तो इसी तरीके से यानी डिफ्यूजन की प्रोसेस के द्वारा, विसरण प्रक्रिया के द्वारा कोशिका के अंदर ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का परिवहन हुआ करता है। ठीक है, ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का परिवहन हमारे पास में विसरण प्रक्रिया के द्वारा हुआ करेगा। तो ये हमने प्लाज्मा मेम्ब्रेन का आपको फंक्शन बताया। प्लाज्मा मेम्ब्रेन ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड के आवागमन के लिए बहुत ही आवश्यक हुआ करता है। अब दूसरी चीज़, ये तो हो गया कार्बन डाइऑक्साइड ऑक्सीजन। अब दूसरी चीज़, सेल को जल की भी आवश्यकता होती है, वाटर मॉलिक्यूल भी चाहिए सेल को।
तो होगा क्या कि वाटर मॉलिक्यूल के लिए ऑस्मोसिस होगी, क्योंकि वाटर क्या होगा, डिफ्यूजन के द्वारा सेल के अंदर या बाहर नहीं जा सकता। वाटर के लिए हमको ऑस्मोसिस की आवश्यकता होगी। तो अब कैसे होगा सर, जैसे डिफ्यूजन हुआ सेम प्रोसेस होगी, बस थोड़ा सा डिफरेंस होगा। जैसे मान लीजिए वाटर की कंसंट्रेशन, इसको हम थोड़ा सा अलग तरीके से बताते हैं, ठीक है, थोड़ा सा अलग तरीके से इसको इरेज करते हैं। तो ऑस्मोसिस हमको आपको समझाना है। ऑस्मोसिस किस तरीके का होगा थोड़ा समझिए आप यहाँ पे अच्छी तरीके से। सेल मेम्ब्रेन हम आपको पढ़ा रहे हैं, अब आगे चलते हैं हम लोग ऑस्मोसिस पे। देखिए ऑस्मोसिस को समझने के लिए हम क्या करते हैं, कोई भी एक आप सेल ले लीजिए। सेल कैसा हो सकता है, वो सेल प्लांट सेल भी हो सकता है, यानी पादप कोशिका भी हो सकती है, या एनिमल सेल भी हो सकता है, ठीक है, कोई भी सेल हो सकता है, चाहे पादप कोशिका हो चाहे जंतु कोशिका हो। लेना क्या है हमको, 3 अलग अलग हमको बकेट्स लेने हैं, या आप कह सकते हो ग्लास ले सकते हो 3 अलग अलग। मान लीजिए एक इस तरीके से है, एक ये है और दूसरा हमारे पास में ये है। अब करेंगे क्या, कोई भी एक सेल लेंगे हम, मान लीजिए हमारे पास में कोई सेल है, इस सेल को हम क्या करेंगे, इसके अंदर बकेट के अंदर रख देंगे, ठीक है, ये बकेट हो गए 3 अलग अलग। अब क्या करेंगे, इसमें हम लोग सॉल्यूशन को फिल करना स्टार्ट करेंगे। सॉल्यूशन मतलब जैसे मान लीजिए हम लोग क्या करें, इसमें इसी सॉल्यूशन को फिल करते हैं। मान लो चीनी पानी का ही घोल है, यानी शुगर और वाटर का सॉल्यूशन है ये। अब इसको मान लो ये वाला जो सॉल्यूशन है ये भी चीनी पानी का सॉल्यूशन है, और ये भी हमारे पास में चीनी पानी का सॉल्यूशन है। तो 3 हमने ABC लिए अलग अलग बकेट्स, जिसमें हमने सॉल्यूशन लिया और सेल को रख दिया। अब इन्हीं सॉल्यूशन में हमको चेंज करना है। जैसे ये सॉल्यूशन कैसा है, मान लो ये सॉल्यूशन जो हमारे पास में है फर्स्ट A वाले में, इसकी सांद्रता इस सेल की सांद्रता से कम है। क्या आप बड़े फिर से सुनिए कि जो हमारे पास में सेल की यानी कोशिका के जीव द्रव्य की जो सांद्रता है, उसकी सांद्रता से इस बकेट के अंदर जो हम लोग शुगर और वाटर का हमारे पास में सॉल्यूशन लिए हैं, उसकी सांद्रता इससे कम है। यानी यहाँ पे सांद्रता वाटर क्या है, हमारे पास में ये लो है, और यहाँ पे जो सॉल्यूशन है वो क्या है, हाई कंसंट्रेशन है, ठीक है। ये सॉल्यूशन हमारे पास में बाहर का लो कंसंट्रेशन है और यहाँ पे हाई कंसंट्रेशन है। और दूसरे कंडीशन क्या करेंगे, यहाँ पे जो कंसंट्रेशन है इक्वल है दोनों के, ठीक है, क्या है, इक्वल है, यानी सेल के अंदर जो कंसंट्रेशन है वही कंसंट्रेशन का सॉल्यूशन हम लोग सेल के बाहर भी रख लिए हैं। और तीसरी केस में क्या है कि जो सेल के अंदर का कंसंट्रेशन है वो लो है और सेल के बाहर का जो कंसंट्रेशन है वो हाई है। अब तीनों केस में होगा क्या, तीनों केस में ऑस्मोसिस होगी। क्यों, क्योंकि ऑस्मोसिस क्या होता है, वाटर का मूवमेंट होता है, किसके द्वारा, सेल मेम्ब्रेन के द्वारा, क्योंकि सेल मेम्ब्रेन सेमी परमेबल मेम्ब्रेन का होना आवश्यक हुआ करता है। तो अब फर्स्ट केस में क्या होगा आप बताइए। देखिए अगर यहाँ पे कंसंट्रेशन हाई है, सेल के अंदर कंसंट्रेशन हाई है, सॉल्यूशन का ध्यान देना, और सेल के बाहर कंसंट्रेशन लो है, ठीक है, सेल के अंदर कंसंट्रेशन हाई है और सेल के बाहर क्या है, कंसंट्रेशन हमारे पास में लो है, तो होगा क्या कि आप ये बताइए कि यहाँ पे वाटर मॉलिक्यूल ज़्यादा है बाहर, या वाटर मॉलिक्यूल हमारे पास में अंदर ज़्यादा है, ठीक है, हमारे पास में बाहर मॉलिक्यूल ज़्यादा है वाटर का या फिर अंदर। तो आप इसको पता लगाइए। जैसे मान लो हम क्या करते हैं, एक इस तरीके से 2 अलग अलग बकेट लेते हैं। अब दोनों में क्या करेंगे, इसमें मान लो हम 1 लीटर पानी लेते हैं, ये आपको समझाने के लिए है, और इसमें भी हम क्या लेते हैं, 1 लीटर पानी ले लेते हैं, ठीक, दोनों में 1-1 लीटर पानी ले लिया हमने। अब क्या करेंगे, इसमें हम 1 kg शुगर डाल देते हैं और इसमें हम क्या कर देते हैं, 2 kg शुगर डाल देते हैं। ध्यान दीजिएगा, इसमें हमने 1 kg शुगर डाला और इसमें 2 kg शुगर डाला। अब आपसे हम ये पूछते हैं कि 1 kg शुगर वाले में वाटर ज़्यादा है या 2 kg शुगर वाले में वाटर ज़्यादा है, ठीक, तो आप कैसे बताएंगे। देखिए जैसे 1 लीटर यहाँ पे भी है, 1 लीटर यहाँ पे भी है, आप इसी को समझ जाएंगे तो आप ऑस्मोसिस को बहुत अच्छी तरीके से समझ जाएंगे। तो 1 लीटर हमारे पास में क्या है, दोनों बकेट में हमारे पास में पानी है। अब देखिए मान लीजिए 1 लीटर को अगर हम लोग 1 इस तरीके से सर्कल से दिखाएं 1 लीटर वाटर को, तो क्या होगा, इधर एक सर्कल वाटर और इधर भी एक सर्कल वाटर, समझाने के लिए केवल है ये। अब 1 kg को अगर हम लोग भी एक सर्कल से दिखाएं तो क्या होगा यहाँ पे, और 2 kg को अगर हम लोग 2 सर्कल से दिखाएं तो एक ये और एक ये, ठीक। तो हुआ क्या यहाँ पे कि यहाँ पे आप देखेंगे कि जो 1 kg शुगर है वो 1 लीटर पानी में पूरी तरीके से घुल गया, यानी इसको पानी को कंज्यूम कर लिया। और यहाँ पे क्या हुआ, 2 kg शुगर था, यानी 1 ही लीटर पानी में 2 हमारे पास में 2 kg शुगर है। तो आपसे पूछा जाए कि पानी की मात्रा यहाँ पे ज़्यादा है
या यहाँ पे, तो आप बताएंगे कि यहाँ पे शुगर तो कम है यानी पानी ज़्यादा होगा, और यहाँ पे तो शुगर बहुत ज़्यादा हो गया यानी पानी कम हो जाएगा। यानी अगर हम कोई गाढ़ा सॉल्यूशन बनाते हैं, ठीक है, कंसनट्रेट सॉल्यूशन बनाते हैं, तो उसमें वाटर क्या हो जाता है, कम हो जाता है। यानी अगर सॉल्यूट ज़्यादा करते चले जाएं तो वाटर की कंसनट्रेशन यानी सॉल्वेंट की हमारे पास में जो कंसनट्रेशन होगी वो कम हो जाएगी। तो सेम प्रोसेस यहाँ पे, यानी ये हाई कंसनट्रेशन था तो वहाँ पे वाटर कम था, और लो कंसनट्रेशन रहेगा तो वाटर ज़्यादा रहेगा। तो यहाँ पे भी वही काम। तो कोई सॉल्यूशन है तो सॉल्यूशन का फिर से हम यहाँ पे लिख भी देते हैं कि अगर सॉल्यूशन हमारे पास में सॉल्यूशन का कंसनट्रेशन जो है वो क्या है, लो है, तो उसमें वाटर क्या होगा, मोर वाटर, वाटर ज़्यादा होगा, पानी ज़्यादा होगा। अगर सॉल्यूशन का कंसंट्रेशन हाई है तो वहाँ पे क्या होगा, लेस वाटर, लेस वाटर। अरे सीधा सीधा समझो ना कि क्या होता है, हम लोग 2 ग्लास ले लें, दोनों ग्लास में इक्वल पानी रख लें, एक में ज़्यादा चीनी डाल दें, एक में कम चीनी डाल दें। तो जिसमें ज़्यादा चीनी डालेंगे उसमें क्या होगा, उसमें पानी कम हो जाएगा, वो गाढ़ा हो जाएगा तो पानी कम हो जाएगा उसमें, और जिसमें कम चीनी डालेंगे उसमें पानी ज़्यादा है। ठीक, वही चीज़ हमने यहाँ पे लिखा है कि अगर लो कंसंट्रेशन है तो ज़्यादा पानी रहेगा, और हाई कंसंट्रेशन है तो पानी कम है। यानी यहाँ पे अगर बात करें तो कंसंट्रेशन बाहर लो है, इसलिए यहाँ पे वाटर क्या होगा, ज़्यादा होगा। और हमने अभी अभी बताया था कि ऑस्मोसिस में क्या होता है, जहाँ वाटर ज़्यादा होगा वहाँ से वाटर कम की तरफ इस तरीके से अंदर की तरफ आने लगेगा, क्योंकि अंदर कंसंट्रेशन क्या है, हाई है, इसलिए वहाँ पे पानी हमारे पास में क्या होगा, कम होगा। तो ये बात आपको समझ में आई होगी कि फर्स्ट वाले केस में क्या होगा, पानी बाहर से अंदर की तरफ आने लगेगा। और इस सॉल्यूशन को हम लोग बोलते हैं क्या, इस सॉल्यूशन को बोलते हैं हम लोग हाइपोटोनिक सॉल्यूशन, हाइपोटोनिक सॉल्यूशन, या हिंदी में बोलते हैं अल्प परासरण दाबी विलयन, अल्प परासरण दाबी विलयन। ठीक है, ये पहले केस में हुआ जब बाहर सॉल्यूशन की कंसंट्रेशन लो थी और इस सेल की कंसंट्रेशन ज़्यादा होगी तो बाहर से पानी कहाँ जाएगा, सेल के अंदर जाएगा। अब यहाँ पे क्या होगा, बी केस में देखिए, बी केस में क्या है, दोनों का इक्वल है कंसंट्रेशन। जब कंसंट्रेशन इक्वल है तो क्या होगा, वाटर का मूवमेंट कहीं नहीं होगा, किधर भी नहीं होगा, क्योंकि यहाँ भी जितना वाटर है उतना ही वाटर यहाँ पे भी है, कंसंट्रेशन इक्वल है, तो वाटर न तो अंदर से बाहर जाएगा और न ही बाहर से अंदर आएगा। ओवरऑल यहाँ पे ऑस्मोसिस तो होगी, यानी अगर मान लो 1 मॉलिक्यूल वाटर का अंदर आता है तो 1 मॉलिक्यूल यहाँ से बाहर भी चला जाएगा। तो इस तरीके से क्या हो जाएगा, कंसंट्रेशन इक्वल रहेगी, यानी हम लोग इस सॉल्यूशन को हम लोग बोलेंगे आइसोटोनिक सॉल्यूशन। क्या, आइसोटोनिक सॉल्यूशन। ठीक है, या इसी को बोलते हैं समपरासरण दाबी विलयन। ठीक, ये हो गया आइसोटोनिक सॉल्यूशन। और तीसरे केस में क्या है, तीसरे केस में फिर देखिए, इस बार सेल के अंदर क्या है, कंसंट्रेशन लो है सॉल्यूशन की, और सेल के बाहर जो है कंसंट्रेशन हाई है सॉल्यूशन की। इसलिए हम क्या बोले कि जहाँ पे सॉल्यूशन की कंसंट्रेशन लो होगी वहाँ पे क्या होगा, वाटर ज़्यादा होगा, यानी इस बार सेल के अंदर वाटर ज़्यादा है और अंदर से वाटर क्या हो जाएगा, बाहर आएगा। हमेशा ध्यान दीजिएगा, फिर से हम यहाँ लिख देते हैं, सॉल्यूशन के केस में यानी विलयन के केस में यहाँ हम लिखते हैं परासरण। ठीक है, परासरण कब कैसे कैसे होगा आप इसको याद कर लीजिए, कभी कंफ्यूज नहीं होंगे। सॉल्यूशन के केस में क्या होगा, विलयन के केस में हाई हमारे पास में लो से हाई। ठीक है, सॉल्यूशन के केस में लो से हाई। वाटर के केस में जो हमने पहले बताया था, वाटर के केस में हाई से लो। ठीक है, इसी को कंफ्यूज होते हैं बच्चे। कभी कभी क्या होता है, जल की सांद्रता, तो परासरण क्या होता है, परासरण में जल की उच्च सांद्रता से, जल ही उच्च सांद्रता से निम्न सांद्रता की ओर क्या करता है, गति करता है हमारे पास में। तो स्टूडेंट थोड़ा सा लाइट की प्रॉब्लम हो गई थी, तो फिर से हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो हम बता रहे थे आपको वाटर के केस में क्या होता है, परासरण हाई टू लो होता है, और सॉल्यूशन के केस में क्या होता है, लो टू हाई। इसको याद रखना है। ठीक, तो ऑस्मोसिस और हमारे पास में डिफ्यूजन आपको क्लियर हो गया होगा। तो अब हम नेक्स्ट डिस्कस करते हैं आपसे इसी पार्ट का। तो फिर से एक बार हम रिवाइज करते हैं। हाइपोटोनिक सॉल्यूशन में क्या होगा, सेल के बाहर का कंसंट्रेशन लो होगा। ठीक है, अगर कंसंट्रेशन लो तो हाइपो यानी अल्प परासरण, बाहर क्या होगा,
हल्का होगा, यानी अल्प परासरणदाबी विलयन होगा। अगर सेल के अंदर और सेल के बाहर का जो सॉल्यूशन है, दोनों का जो हमारे पास में क्या है, कंसंट्रेशन है, सांद्रता है, वो इक्वल है, इसको बोलते हैं आइसो। आइसो मतलब ही होता है इक्वल, आइसोटोनिक सॉल्यूशन या समपरासरणदाबी विलयन। और अगर हमारे पास, सॉरी, इसमें हम लोग क्या किए, नाम हमने इसका नहीं लिखा आपको। जो थर्ड केस था हमारे पास में, इसको क्या बोलते हैं हम लोग, इसको बोलते हैं हाइपरटोनिक सॉल्यूशन। हाइपरटोनिक सॉल्यूशन मतलब अति परासरणदाबी विलयन, अति परासरणदाबी विलयन। ठीक, ये हो गया। तो तीसरे में क्या होगा, बाहर का कंसंट्रेशन हाई था, अंदर लो था। जहां पे लो होगा कंसंट्रेशन, वहीं पे वाटर क्या होगा, ज्यादा होगा। तो लो अंदर था, तो इसलिए वाटर का कंसंट्रेशन अंदर ज्यादा है सेल के अंदर, इसलिए यहां से वाटर का मॉलिक्यूल बाहर आ जाएगा। और ऐसे सॉल्यूशन को हम लोग बोलते हैं हाइपरटोनिक सॉल्यूशन या अति परासरणदाबी विलयन। तो ऑस्मोसिस और डिफ्यूजन दोनों आपको क्लियर हुआ होगा। अब देखिए, अब इसमें हम लोग क्या करते हैं, किसी अन्य चीज़ों का एग्जाम्पल लेके, उदाहरण लेके भी हम इन चीज़ों को समझ सकते हैं। जैसे आप इस आपके बुक में एक दिया गया है, अंडे का एग्जाम्पल दिया गया है, ठीक है। तो आप अंडे के को भी लेके इसको ऑस्मोसिस कर सकते हैं या देख सकते हैं किस तरीके से ऑस्मोसिस होती है। तो आपको इसमें करना क्या होगा, हम आपको बता देते हैं यहाँ पे कि आप कोई एक अंडा ले लीजिए, ठीक है, अंडा ले लीजिए। इसको क्या करेंगे हम, इसको हाइड्रोक्लोरिक एसिड HCl में, ध्यान देना डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड में इसको डाल देंगे। तो जैसे इसको हम डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड में डालेंगे, तो इसका जो इस अंडे का बाहरी कवच होता है, जो किसका बना होता है, कैल्शियम कार्बोनेट का, CaCO3 का, वो क्या हो जाएगा, गल जाएगा। और गलने के बाद इस अंडे के अंदर आपको एक बहुत ही पतली सी परत दिखाई देगी, ठीक है। जैसे कैल्शियम कार्बोनेट की लेयर हटेगी यहाँ से, एक बहुत ही पतली सी परत आपको इस अंडे के अंदर दिखाई देगी। ये ही परत होती है हमारे पास में सेल मेम्ब्रेन। इसी को हम लोग बोलते हैं क्या, प्लाज्मा मेम्ब्रेन या सेल मेम्ब्रेन, ठीक है। प्लाज्मा मेम्ब्रेन यानी कोशिका झिल्ली। तो इसके द्वारा क्या हो सकता है, ऑस्मोसिस हो सकता है। तो इसको हम HCl में डालेंगे अंडे को, और अंडा जो बाहरी इसका कैल्शियम कार्बोनेट का लेयर है वो खत्म हो जाएगा। फिर इसको क्या करेंगे, इस सेल मेम्ब्रेन के द्वारा, अब इस अंडे को हम क्या करेंगे, फिर से निकालेंगे। ध्यान दीजिएगा, पहले अंडे को लिया, HCl में डाला, हाइड्रोक्लोरिक एसिड है, एसिड क्या करेगा, इसके बाहर के कवच को गला देगा। और गलाने के बाद क्या करेगा, ये इसको हम लोग क्या करेंगे, फिर से वाटर के अंदर रख देते हैं, वाटर के अंदर, ठीक है। बाहर क्या है, इस बार वाटर है। तो जैसे इसमें इसको हम लोग वाटर के अंदर रखेंगे, तो क्या होगा कि ये जो अंडा है, इस बार केवल इसके बाहर क्या है, ये मेम्ब्रेन, सेल मेम्ब्रेन रह गई। अब सेल मेम्ब्रेन रह गई, और सेल मेम्ब्रेन के दोनों साइड सॉल्यूशंस हैं, तो हम जानते हैं यहाँ पे ऑस्मोसिस होगी, यानी परासरण होगा। तो परासरण होगा किस तरीके से होगा कि बाहर तो वाटर है, प्योर वाटर है, यानी बहुत ज़्यादा वाटर है, लेकिन अंदर जो होगी वाटर की कंसंट्रेशन कम होगी। क्यों, क्योंकि इस सेल के अंदर यानी इस अंडे के अंदर कंसंट्रेशन क्या होगी, सॉल्यूशन की ज़्यादा ही होगी। और जहाँ पे कंसंट्रेशन सॉल्यूशन की ज़्यादा होती है, वहाँ पे वाटर क्या होता है, कम होता है। और बाहर तो हमने प्योर वाटर रखा है, तो यहाँ से वाटर क्या करेगा, इस अंडे के अंदर जाना प्रारंभ कर देगा। किस प्रोसेस के द्वारा, ऑस्मोसिस के द्वारा, ठीक है, यानी परासरण के द्वारा। तो परासरण यहाँ पे होगा और अंडा क्या हो जाएगा, फूल जाएगा। इसको आपको ध्यान रखना है। और इसी अंडे को जो हमने HCl में डाल के निकाला था, अगर इसी अंडे को हम लोग क्या करें, इस बार बहुत ही गाढ़ा घोल ले लें, किसका, नमक पानी का, मान लो NaCl का, या आप चीनी का घोल भी ले सकते हैं। बहुत गाढ़ा NaCl का घोल ले लें, उसमें रख दें, तो इस बार क्या होगा कि अंदर का कंसंट्रेशन सॉल्यूशन का लो हो जाएगा, और बाहर का कंसंट्रेशन हमने हाई रखा है, बहुत ही हाई। तो क्या होगा, जहाँ पे हाई सॉल्यूशन का कंसंट्रेशन जहाँ पे हाई होता है, वहाँ पे वाटर क्या होता है, लो होता है, यानी यहाँ पे वाटर क्या होगा, बहुत ही लो होगा। अंदर वाटर ज़्यादा होगा, इस बार ये बाहर की तरफ मूवमेंट होगा वाटर का, और ये अंडा पिचक जाएगा। इस सेम प्रयोग जो है हमारे पास में, वो हम लोग किशमिश के साथ भी कर सकते हैं, ठीक है। तो किशमिश के साथ हम लोग सेम यही प्रयोग कर सकते हैं। इसको क्या कर सकते हैं, किशमिश को अगर आप लोग जानते होंगे, अगर वाटर में रखते हैं इस तरीके से किशमिश होता है, इसको अगर आप वाटर में रख देंगे तो क्या होगा, ये फूल जाएगा। फूलने का कारण क्या है कि बाहर वाटर ज़्यादा है, अंदर वाटर कम है, तो हम लोग जानते हैं ऑस्मोसिस होगी, क्योंकि ये सेमी परमेबल मेम्ब्रेन ये भी है, और वाटर ज़्यादा से कम की तरफ मूवमेंट करेगा, और सारा का सारा वाटर का मॉलिक्यूल यानी पानी इस किशमिश के अंदर चला जाएगा, और ये एक समय ऐसा आएगा, ये फूल जाएगा, इस तरीके को हो जाएगा, ठीक है। और अगर सेम इसी के विपरीत हम लोग अंगूर के साथ भी ऐसा प्रयोग कर सकते हैं। हम लोग क्या ले लेंगे, ग्रेप्स ले लेंगे, और ग्रेप्स को क्या करें, अगर हम लोग इसमें
किसमें, NaCl के सॉल्यूशन में डाल दें, NaCl का बहुत ही गाढ़ा सॉल्यूशन, तो NaCl का गाढ़ा सॉल्यूशन होगा, अंदर इस ग्रेप्स के अंदर सॉल्यूशन लो होगा, बाहर हाई कंसंट्रेशन है, तो लो जहाँ पे कंसंट्रेशन होगा वहाँ पे क्या होगा, वाटर ज़्यादा होगा, और अंदर वाटर ज़्यादा तो अंदर से बाहर आएगा और ये ग्रेप्स जो है पिचक जाएगा हमारे पास में, इस तरीके से आगे जाके ऐसा ऐसा हो जाएगा। ठीक, तो कुल मिला के सब ऑस्मोसिस का खेल हुआ करता है। बस आपको ध्यान इतना रखना है कि वाटर जहाँ पे भी ज़्यादा होगा वहाँ से अपने आप लो की तरफ वाटर का मूवमेंट होने लगेगा, किसके द्वारा, थ्रू द सेमी परमेबल मेम्ब्रेन, यानी सेल का होना बहुत ही इंपॉर्टेंट है। विदाउट सेल ऑस्मोसिस हमारे पास में क्या होगा, ऑस्मोसिस हमारे पास में नहीं हो सकता वहाँ पे। अब नेक्स्ट हम लोग डिस्कस करते हैं किसके बारे में, कि जैसे ये हम लोग बता दिए इन सब में कभी कभी क्या होता है, कुछ एनिमल्स, ये सारे तो प्लांट्स थे, एनिमल्स में बात करते हैं। तो देखिए एनिमल्स में क्या होता है, जैसे कुछ यूनिसेलुलर एनिमल्स हैं, ऑर्गेनिज्म हैं। जैसे यूनिसेलुलर कौन सा है, अभी हमने प्रीवियस लेक्चर में बताया था, अमीबा है, यूग्लिना है, पैरामीशियम है, ये सारे क्या हैं, यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म हैं। और यूनिसेलुलर होने के नाते, और ये सारे के सारे कहाँ पाए जाते हैं, पानी में। तो जैसे मान लीजिए अमीबा है हमारे पास, ठीक है। अब अमीबा है सर, अभी आपने बताया कि अमीबा जो है यूनिसेलुलर है, एक सेल का बना होता है और ये पानी में पाया जाता है। तो अब सर ये पानी में है, और अभी अभी आपने बताया कि अगर ये अमीबा की जो सेल मेम्ब्रेन है ये सेमी परमीबल है, तो इसका मतलब ये अमीबा के अंदर क्या होगा, वाटर मॉलिक्यूल इंटर कर सकता है। क्यों, ऑस्मोसिस के द्वारा। हाँ बिल्कुल इंटर करता है। ये बाहर जो है जिस नदी में रहेगा वहाँ पे वाटर की कंसंट्रेशन ज़्यादा है, अमीबा के अंदर कंसंट्रेशन वाटर की कम है, तो पानी की कंसंट्रेशन ज़्यादा से कम की तरफ जाएगी, ऑस्मोसिस होगा यहाँ पे, और इसके अंदर बहुत सारा पानी भर जाएगा, और एक समय ऐसा आएगा अमीबा इस तरीके से हो जाएगा एकदम गोला सा। क्या ऐसा होगा, नहीं, ऐसा नहीं होता। क्यों, क्योंकि और एक समय ऐसा भी हो सकता है कि अमीबा क्या हो जाए, ब्रस्ट हो जाए, यहाँ से फट जाए अमीबा, और फट जाएगा तो क्या होगा, नए नए अमीबा बन जाएंगे, क्योंकि अमीबा फटने से मरता नहीं है। ठीक है, अमीबा कभी मरेगा नहीं हमारे पास में। अमीबा जितने टुकड़ों में बटेगा, अगर उसका कुछ न कुछ न्यूक्लियस का पोर्शन है तो वो नया अमीबा फॉर्म कर लेगा। और ये ब्रस्ट भी नहीं होता। ऐसा क्यों नहीं होता, देखिए मैं बताता हूँ आपको। क्योंकि इस अमीबा के अंदर एक एपरेटस होता है, इस अमीबा के अंदर इस तरीके का एक एपरेटस होता है, यानी एक कोशिकांग होता है जिसका नाम होता है कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल। इसका नाम क्या है, कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल, या इसी को हम लोग बोलते हैं संकुचनशील धानी। ये क्या करता है कि जो एक्सेस वाटर है, जो ज़्यादा वाटर है, लगातार अंदर आएगा ऑस्मोसिस के द्वारा, उस वाटर को यह क्या करता है, बाहर निकालता रहता है। इसी में वाटर मॉलिक्यूल वो ट्रैप होते रहते हैं। जैसे H2O ज़्यादा जो बाहर से आया, इस H2O को क्या करेगा, इसी धानी में इंटर होता जाएगा, यानी कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल में इंटर होता जाएगा, और ये क्या करेगा, इसको वाटर को बाहर निकाल देगा, फिर से समुद्र में डाल देगा। तो इसके पास एक ऐसा विशिष्ट कोशिकांग होता है, किस कौन, कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल, जो कि जो एक्सेस वाटर, जो ज़्यादा पानी इसके अंदर आता रहता है ऑस्मोसिस के द्वारा, उसको लगातार बाहर निकालता रहता है। तो जितने भी यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म होते हैं, अमीबा ही नहीं, यूग्लिना भी, पैरामीशियम भी, सबके पास ये वैक्यूल पाया जाता है, कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल, जो कि एक्सेस वाटर को बाहर रिमूव करता रहता है। ठीक है, तो इसकी ये प्रॉब्लम हमारे पास में दूर हो गई। अब इसी के द्वारा हम लोग जानते हैं कि जो हमारे पास में रूट्स, प्लांट्स होते हैं, पौधे, प्लांट के जो रूट होते हैं, जड़, तो जड़ों में भी हमारे पास में क्या होता है, जो पानी जड़ से इस प्लांट में ऊपर जाता है, वो भी किसके द्वारा होता है, ऑस्मोसिस के द्वारा, परासरण के द्वारा वो पानी भी पौधों में ऊपर की तरफ जाता है। तो अमीबा चाहे एनिमल हो चाहे प्लांट हो, तो वाटर की एंट्री जो होती है किसी भी ऑर्गेनिज्म में, सबसे पहले स्टार्ट में ऑस्मोसिस के द्वारा ही होगी। ठीक है, हम लोगों में तो ऑस्मोसिस होगा ही, हम लोग डायरेक्ट डाइजेस्टिव सिस्टम में हमारे पास में जाएगा, वहाँ से सेल्स के पास ब्लड से होता हुआ पहुँच जाएगा। ठीक, अब आगे देखते हैं हम लोग कुछ और चीज़ें। अब देखिए ये 3 चीज़ें तो हो गई, वाटर की एंट्री सेल में हो गई, ऑक्सीजन हो गया, कार्बन डाइऑक्साइड हो गया। क्या कुछ और भी चीज़ें चाहिए सेल को जो सेल के लिए इम्पॉर्टेंट है? जी हाँ, बिल्कुल, बहुत सारी चीज़ें हैं जो सेल के अंदर इम्पॉर्टेंट हुआ करती हैं, सेल को चाहिए होती हैं। और वो सारी चीज़ें हम लोग क्या करते हैं, वो सारे मटेरियल सेल के अंदर कैसे पहुंचाते हैं, बाय द एक्टिव एनर्जी। हम उसको एनर्जी दे के सेल के अंदर पहुंचाते हैं। ये जो ऑक्सीजन था, ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड था, वाटर था, यानी जो ऑस्मोसिस था, ऑस्मोसिस और डिफ्यूजन, ये दोनों क्या है,
पैसिव प्रोसेस हैं, यानी इनमें एनर्जी नहीं लगती। ठीक है, हमको कोई एनर्जी नहीं देनी। सेंट की बोतल है, परफ्यूम की बोतल है, तो उसको हम क्या दबाएंगे तो सारा जो उसमें से परफ्यूम बाहर की तरफ निकल के फैलेगा, यानी डिफ्यूजन होने में क्या हम कोई एनर्जी लगा रहे हैं? उसमें कोई एनर्जी नहीं, ऑटोमेटिक प्रोसेस है ये सारी। ठीक है, सेल्फ प्रोसेस है, तो हम लोग इसमें कोई एनर्जी नहीं देते। और कुछ जो इंपॉर्टेंट मटेरियल्स हैं जो सेल के अंदर जाने हैं, उसके लिए हम लोग एनर्जी दे के सेल के अंदर उसको पहुंचा देते हैं। तो ऑस्मोसिस और डिफ्यूजन कुछ नहीं है, डिफ्यूजन का ही एक प्रकार है ऑस्मोसिस। बस शर्त इतनी है कि ऑस्मोसिस में सेमी परमेबल मेम्ब्रेन होनी चाहिए और डिफ्यूजन में नहीं होती है। ठीक है, अब नेक्स्ट हम लोग डिस्कस करते हैं कि जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है हमारी, वो थोड़ी सी फ्लैक्सिबल होती है। फ्लैक्सिबल का मतलब ये बहुत ही क्या होती है, हमारे पास में फ्लैक्सिबल का मतलब होता है इसको अगर हम लोग खींच दे इधर, ठीक है, थोड़ा सा, या इस पर कोई दबाव पड़े, जैसे मान लो हम बाहर से इस पर दबाव डाल रहे हैं, तो ये दबाव पड़ने से टूटेगी नहीं, थोड़ी सी यहाँ पे पिचक जाएगी, इस तरीके से अंदर की तरफ धंस जाएगी, लेकिन ये टूटेगी नहीं। बहुत ही फ्लैक्सिबल होती है और बहुत ही मजबूत हुआ करती है ये। ठीक है, जिसको हम लोग तन्य भी बोल सकते हैं। तो यहाँ से जहाँ से हम इस पर दबाव देंगे वहाँ से पिचक जाएगी। और इसी फ्लेक्सिबिलिटी के नाते जो हमारे पास में यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म होते हैं, जिनके पास माउथ वगैरह नहीं होता, जैसे अभी हमने बात की थी अमीबा की, तो जो हमारे पास में अमीबा है उसके पास तो कोई माउथ वगैरह है नहीं, और वो वाटर में होता है। मान लो ये अमीबा था और ये वाटर में इस तरीके से है, ओह सर्कल बन गया, तो ये वाटर में है मान लो हमारे पास में। ठीक है, और वाटर में है तो इसके लिए फूड भी चाहिए, भोजन चाहिए, इसको पानी चाहिए। पानी तो डायरेक्ट वाटर में है तो ले लेता है। फूड कहाँ से मिलेगा सर? फूड भी क्या होता है, जैसे कोई ऑर्गेनिज्म, मान लो समुद्र का कोई जीव, मान लो एक छोटी सी मछली थी, ठीक है, वो मछली क्या हो गई, इसी वाटर में मर गई हमारे पास में। अब जब ये मछली मरेगी तो क्या होगी, डीकम्पोज होगी, धीरे धीरे टूट जाएगी कई खंडों में, और इसी मछली को क्या करेगा, ये टूटे हुए यानी डीकम्पोज पार्ट को ये क्या करेगा, अपने अंदर इनगल्फ करेगा। कैसे, देखिए होता क्या है प्रोसेस, आगे हम बताते हैं। ये अमीबा है, ये जाएगा इस फूड मटेरियल की, इसके लिए क्या काम करेगा, फूड का काम करेगा, भोजन का काम करेगा। और ये अमीबा पहुंचेगा इसके पास, थोड़ा सा अपना ये जो सेल मेम्ब्रेन या प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, इसको फ्लैक्सिबल है, अभी हमने बताया, यही चीज़ बता रहे हैं कि हम सेल मेम्ब्रेन इज फ्लैक्सिबल। क्या है, फ्लैक्सिबल है। ठीक है, तो फ्लैक्सिबल होने के नाते ये क्या हो जाता है, ये थोड़ा सा इस तरीके से अंदर की तरफ झुक जाएगा, और ये जो उसका फूड है अपने अंदर इनगल्फ कर लेगा। थोड़ा और आगे पहुंचेंगे आप तो ये इस तरीके का कुछ स्ट्रक्चर बनाएगा, और ये सारा का सारा फूड जो मटेरियल है इसका, ये क्या हो जाएगा, इसी के अंदर पहुंच जाएगा। और ये फूड मटेरियल है हमारे पास में, और ये फूड मटेरियल बाद में यहाँ से और इस तरीके से रिलीज हो जाएगा, और ये अपना मेम्ब्रेन कंप्लीट कर लेगा। और ये एक मेम्ब्रेन बाउंड जो स्ट्रक्चर है जिसमें फूड भरा हुआ है, इसको हम लोग बोलते हैं फूड वैक्यूल। इसको क्या बोलते हैं, फूड वैक्यूल, या हिंदी में बोलते हैं खाद्य धानी। तो ये खाद्य दानी इस तरीके से सेल के अंदर ले लेता है। किसके कारण, क्योंकि सेल मेम्ब्रेन फ्लेक्सिबल है, इसी के कारण इसको अंदर ले सका। ठीक, अब एक चीज़ और ध्यान दीजिए, इस प्रोसेस को, यानी अब आपसे पूछा जाए कि अमीबा किस प्रक्रिया के द्वारा, किस प्रोसेस के द्वारा अपने फूड को यानी भोजन को ग्रहण करता है, तो इस प्रोसेस का नाम है कौन सा, इंडोसाइटोसिस। इस प्रोसेस का नाम है इंडोसाइटोसिस। ठीक है, तो प्रोसेस का नाम आपको याद होना चाहिए कि कोई पूछे आपसे कि अमीबा किस प्रक्रिया के द्वारा अपना भोजन ग्रहण करता है, तो वो प्रोसेस है इंडोसाइटोसिस। इंडो का मतलब होता है अंदर, साइटोसिस मतलब होता है सेल। ठीक है, या साइटो मतलब होता है सेल, तो सेल के अंदर किसी चीज़ को लेना बोला जाता है इंडोसाइटोसिस। ठीक है, ये फूड मटेरियल हो सकता है या और कोई भी चीज़ हो सकती है। और इसी का जस्ट अपोजिट होता है एक्जोसाइटोसिस। एक्जोसाइटोसिस में क्या होता है, साइटोसिस। एक्जोसाइटोसिस में क्या होता है, इसी अगर फूड वैक्यूल में जब हम लोग इसको क्या को डाइजेशन कर लेगा, पचा लेगा, पचाने के बाद इसमें से फूड मटेरियल को अपने सेल के अंदर ले लेगा, और फिर से इसको क्या करेगा, इस वैक्यूल को बाहर निकाल देगा, यानी इसके अंदर जो वेस्ट मटेरियल है, उत्सर्जी पदार्थ है, उसको भी इस तरीके से बाहर निकाल देगा। उस प्रक्रिया को हम लोग बोलते हैं एक्जोसाइटोसिस। तो सेल से बाहर किसी भी फूड मटेरियल यानी सॉलिड मटेरियल को बाहर निकालना एक्जोसाइटोसिस, या किसी फूड मटेरियल यानी सॉलिड मटेरियल को हम लोग अंदर ले रहे हैं सेल के, तो इसको बोलते हैं इंडोसाइटोसिस। तो यही हमारे पास प्रोसेस थी कि अमीबा अपना जो फूड मटेरियल होता है यानी फूड होता है, वो इंडोसाइटोसिस के द्वारा अंदर ग्रहण करता है। ठीक है, अब इसी में आप थोड़ा सा एक और छोटी सी चीज़ बची हुई है, जैसे कि आप कहेंगे कि सर सेल के आपने 3 पार्ट बताए, सेल मेम्ब्रेन, न्यूक्लियस और साइटोप्लाज्म। तो हम तो ये जानते हैं जो प्लांट होता है सर, हमने पढ़ा था
क्लास 8th में जो प्लांट होते हैं उसमें सेल मेम्ब्रेन के बाहर भी एक हमारे पास में लेयर होती है जिसको हम लोग बोलते हैं सेल वॉल। तो आप बिल्कुल सही पढ़े हुए हैं, ठीक है। सेल वॉल, अगर आप सेल वॉल के बारे में पढ़े हुए हैं तो आप बिल्कुल सही पढ़े हुए हैं। सेल वॉल हुआ करती है, क्या होती है सर सेल वॉल? तो सेल वॉल जो होती है हमारे पास में वो केवल प्लांट्स में पाई जाती है। सेल वॉल जो होती है केवल प्लांट्स में, ओनली इन प्लांट, केवल पौधों में पाई जाएगी सेल वॉल। क्या होती है, जैसे ये हमारे पास मान लो सेल मेम्ब्रेन था, ये सेल मेम्ब्रेन, ये न्यूक्लियस, ये साइटोप्लाज्म, तो इसके बाहर एक और मोटी सी लेयर पाई जाती है इस तरीके से। इसी को हम लोग बोलते हैं क्या? इसी का नाम होता है सेल वॉल, ठीक है। ये सेल वॉल क्या होता है? बहुत ही रिजिड होता है, बहुत ही रिजिड होगा। रिजिड का मतलब हार्ड बोल सकते हो, बहुत ही कड़ा होता है। और ये सेल को जैसे कह सकते हो प्रेशर से बचाता है, इसको दृढ़ता प्रदान करता है, सेल को दृढ़ता प्रदान करता है, ठीक। तो सेल वॉल सेल को दृढ़ता प्रदान करेगा और केवल प्लांट में पाया जाएगा। ये बना होता है सेलुलोज का, प्लांट के केस में सेलुलोज का बना होता है। इसको भी याद रखना है कि आपसे कोई पूछे कि सेल वॉल किसका बना होता है, तो सेल वॉल जो होता है हमारे पास में वो किसका बना होता है? सेलुलोज का बना होता है और केवल प्लांट्स में पाया जाता है। और एक बात आपको खास बता रहे हैं इस सेल वॉल की, जो हमारे पास में सेल वॉल होता है जब ऑस्मोसिस होती है, ठीक है। प्लांट सेल में जब ऑस्मोसिस होगी, वाटर अंदर इंटर करता है ना ऑस्मोसिस में, किस वाले में हम लोग देखे हैं कि जब हाइपर, ठीक है, इसको इस प्लांट को मान लो हम लोग डाल दिए किसमें, एक सॉल्यूशन में हमने डाला इस सेल को, और वो सॉल्यूशन कैसा था? लो कंसंट्रेशन का था, लो कंसंट्रेशन का सॉल्यूशन था, और इस प्लांट को हमने इसमें डाल दिया, प्लांट सेल को। तो क्या होगा कि लो कंसंट्रेशन में जब डाला हमने इसको, तो ये क्या होगा? वाटर मॉलिक्यूल इसके अंदर आएगा, और अंदर आएगा तो ये क्या होगा? अंदर से इस पर एक प्रेशर पड़ेगा, इस पर एक दबाव पड़ेगा अंदर से, क्योंकि अंदर पानी ज़्यादा हो जाएगा, एक प्रेशर पड़ेगा। उस प्रेशर से ये इसको टूटने से बचाता है। जो सेल वॉल होता है इतनी मोटी होती है, इस प्रेशर को इसको टूटने से, सेल को टूटने से बचाता है। इसीलिए प्लांट सेल हमारे पास में बहुत हार्ड हुआ करते हैं और टूटते नहीं हैं, ठीक है। तो ये हो गया हमारे पास में सेल वॉल के बारे में। नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं, न्यूक्लियस के बारे में आपको जानकारी देंगे। तब तक लेक्चर को एंजॉय कीजिए। थैंक यू सो मच।